हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हमारे अभी एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 5 तारीख से 23 तारीख तक यानी 5 जून से 23 जून तक हमारे एनटीपीसी के एग्जाम चलेंगे। तो उसी को देखते हुए मैं एनटीपीसी की मैथ के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और इससे पहले हमारा एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी वीडियो को देख रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जा रहे होंगे। और इस टाइम मतलब अब आपके एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने चाहिए। ठीक, क्योंकि लास्ट टाइम में जितने ज्यादा मॉक लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक। अब देखो बढ़ते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैं बता दूं आपको, मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं। हालांकि जो एनटीपीसी एग्जाम होता है उसमें मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं 30। ठीक, और रीजनिंग के भी आते हैं कितने, 30। और जो हमारे जीके होता है उसमें आते हैं, हमारे जीके के आते हैं इसमें 40 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 100। ठीक, 90 मिनट में करने होते हैं ये। ठीक, और जो हमारा सीबीटी 1 का है, सीबीटी जो 2 होता है उसमें भी मतलब टाइम तो इतना ही रहता है 90 मिनट, लेकिन हमारे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। जैसे ये हो जाते हैं हमारे 35। ठीक, ये भी रीजनिंग के भी कितने हो जाएंगे, 35। और जो ये है ये हो जाएंगे हमारे 40 है, यहाँ हो जाएंगे हमारे 50। ठीक, तो फिर कितने हो जाएंगे क्वेश्चन टोटल, वो हो जाएंगे हमारे 120। ठीक, तो ये होता है बस सीबीटी 2 में। तो इन्हीं को देखते हुए, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं आते, मतलब मिक्सचर आते हैं। जो 100 क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं कि पहले 30 क्वेश्चन मानो मैथ के या रीजनिंग के या जीके के हैं कोई से, नहीं। मतलब ऐसा होता है जैसे मानो पहला क्वेश्चन आया जीके का, ठीक, दूसरा मानो फिर रीजनिंग का आ गया, तीसरा भी मानो रीजनिंग का आ गया, फिर मैथ का दे दिया, फिर जीके का दे दिया। तो इस प्रकार मतलब कोई सीक्वेंस नहीं होता। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन करने का आपको आदत होनी चाहिए। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे कि आप हैबिचुअल हो जाएं। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोल्व करके देखिए, ठीक होता है कि नहीं। यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। तो देखो इस क्वेश्चन में बोला है श्वेता, मतलब, और मैं आपको बता दूं जो ये क्वेश्चन है ना, ये सारे मैंने पीवाईक्यू लिए हैं। ठीक, मतलब रेलवे के जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन इसमें वो हैं जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2019 वाला, उसके क्वेश्चन है कुछ, और कुछ क्वेश्चन अभी जो रिसेंट के एग्जाम हुए वहां से उठाए हैं सारे क्वेश्चन। कोई कुछ क्वेश्चन नए नहीं है, ये सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में भी, मतलब एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे। कोई नए क्वेश्चन नहीं होते, इस प्रकार के होते हैं सारे क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय के साथ एक प्रोजेक्ट पूरा किया। इस प्रोजेक्ट में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात ये दिया है तो श्वेता का हिस्सा कितना है। देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि देखो जो श्वेता है उसने कितने दिन काम किया, 20 दिन। और जो हरीश है उसने कितने दिन किया, 30 दिन। ठीक, और जो उनका मजदूरी का अनुपात है, ठीक, यानी कि श्वेता और हरीश का वो दिया है 5:6। यानी कि मानो उसे 5 मिलते हैं रुपए, उसे 6 रुपए मिलते हैं, इस प्रकार। ठीक, तो अगर हम यहाँ से उनके टोटल यानी कितने रुपए मिलेंगे और वो निकालें तो कैसे निकलेंगे, क्योंकि श्वेता ने 20 दिन काम किया है। ठीक, यानी श्वेता और हरीश की मजदूरी का अनुपात निकालें टोटल। तो 20 दिन काम किया है श्वेता ने, और उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, 5 मान ये। ठीक, अनुपात यहाँ से भी हम अनुपात ही निकालेंगे। ठीक, हरीश को मिल रहे हैं 30 दिन। ठीक, कितने दिन, प्रतिदिन कितने मिलते हैं उसे, 6। मतलब टोटल उसने 30 दिन काम किया और एक दिन कितने मिलते हैं उसे, 6। तो 30 मल्टीप्लाई 6, ये आ गई उनकी टोटल मजदूरी। ठीक, इसे भी रेशो में निकाल लेंगे तो बेहतर रहेगा। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, दो से काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ बचेगा खाली 5 अनुपात, और 3 तिया 9, यहाँ हो गया 9। तो कह सकते हैं श्वेता और हरीश को टोटल रुपए कितने मिलेंगे, 5 और 9 14। ठीक, जो कि 14 की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये 28,000 यही दी है। और क्या पूछा था, श्वेता का हिस्सा बताना। तो श्वेता का हिस्सा 5, यानी 5 रेशो का हमें मान निकालना। तो क्या आ जाएगा, 28,000 डिवाइड 14 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये आ गया। इसे काटेंगे तो 14 दूनी 28, यहाँ बचेगा 2,000। 2,000 की 5 में करेंगे तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 10,000। ठीक, तो आ गया 10,000। 10,000 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में ही आया हुआ है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ट्रिग्नोमेट्री का। कीजिए एक बार खुद सोल्व करके देखिए इसे। इसमें कह रहा है यदि 1/√2
ये 1 में है सारा, 1/sin² 65 प्लस cos² 65 प्लस sin 15 अपॉन cos 75 प्लस cos 65 अपॉन sin 15 इक्वल टू दिया है √3 tan थीटा। तो मैं थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो ये दिया है इस प्रकार 1/sin² 65, ये sin² 65 प्लस cos² 65 ये दिया है। ठीक, मैंने शॉर्टकट में लिख लिया sin को s cos को c। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक, तो यहाँ तो इसकी वैल्यू सीधी 1 ही आ जाएगी ना फॉर्मूले के अनुसार। ये जो है ये आ गया 1 प्लस अब sin 15 अपॉन cos 75 ये लिखा हुआ है sin 15 और cos 75 को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, यानी cos 90 माइनस 15 ये। ठीक, प्लस सेम ये लिखा है cos 65 अपॉन sin 25। sin 25 को कैसे लिख सकते हैं हम, यानी कि sin 90 माइनस 65। ठीक, अब देखो यहाँ तो 1 है ही, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो नीचे क्या आ जाएगा sin 15 और sin 15 से sin 15 कट जाएगा तो यहाँ भी बचेगा 1 प्लस सेम यहाँ sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos 65 आ जाएगा नीचे भी और ऊपर भी cos 65 ये भी आ जाएगा 1 और हमारा इक्वल टू में दिया है ये चल रहा है √3 tan थीटा, ये चल रहा है ये वाला। ठीक, तो 1 1 और 1 ये हो गया 3 इक्वल टू √3 tan थीटा। ठीक, इसे काटेंगे √3 पहुंचेगा नीचे तो कटेगा ऊपर से, तो ये खाली बचेगा यहाँ √3 इधर खाली बचेगा tan थीटा। ठीक, जो √3 है वो tan में किसका मान होता है, वो होता है tan 60 का, इसे लिख सकते हैं tan 60 इक्वल टू tan थीटा। ठीक, तो tan से tan खत्म यानी कि 60 इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60। तो कितना बेसिक, मतलब ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, ये आसान सा ही क्वेश्चन है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए इसे एक बार खुद कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक क्लब में महिलाओं और पुरुषों की संख्या का अनुपात दिया है 3:2। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब कह रहा है क्लब में महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात, यानी कि फीमेल रेशो मेल का जो अनुपात दिया है वो दिया है 3:2 ये। ठीक, अब ये क्या कह रहा है 300 महिला होगी शामिल, उसके बाद हमारा अनुपात हो गया ये 5:2। ठीक, यानी कि फीमेल अगर जब 300 शामिल हो जाती है उसके बाद कितना होता है अनुपात हो गया 5:2 ये। ठीक, कब, जब 300 हमारी फीमेल क्या हुई इंक्लूड हुई जब। अब देख सकते हैं मतलब पहले हमारा अनुपात ये था फीमेल और मेल का, बाद में हो गया ये। अब अगर हम बात करें, क्योंकि फीमेल बढ़ी है हमारी, मेल तो बढ़े नहीं है, तो देखा जाए तो हमारा रेशो यहाँ ऑलरेडी मेंटेन है। कैसे कि मेल पहले भी 2 रेशो था और अब भी 2 रेशो है। ठीक, तो ये मेंटेन है, लेकिन पहले फीमेल 3 रेशो था, अब कितना हो गया 5, तो हमारा रेशो कितना बढ़ा 2 से बढ़ा रेशो। ठीक है, 2 से रेशो जो बढ़ा ये है 300 की वैल्यू, क्योंकि यही तो कहा था कि महिला कितनी बढ़ी 300 हमारी, तो 2 की वैल्यू कितनी है 300 और हमसे क्या पूछी है अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या अब कितनी होगी, तो हमारी हुई थी 5, तो 5 रेशो का मान निकालना। ठीक, 2 से काटेंगे तो 1 रेशो का मान क्या आ जाएगा हमारा 150। ठीक, तो 5 रेशो का मान क्या आ जाएगा, यानी 150 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या आ गया 15 पंजे 75 यानी कि 750। तो हमारी अब फीमेल कितनी हो जाएंगे 750, जो कि दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक मेथड से हो जाएंगे। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस करनी है और आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा जो एग्जाम है, जो मैथ रीजनिंग, मतलब जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और 30 आते हैं रीजनिंग के, तो 60 क्वेश्चन तो हमारे मैथ रीजनिंग के हो गए। और ये जो मैथ रीजनिंग होते हैं ना, मतलब मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है इसमें, मतलब 60 में से आप 60 नंबर भी ला सकते हैं। मान लो किसी का मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, देखो जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग होता है उसका रीजनिंग तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ठीक, तो 60 क्वेश्चन में जिसका मैथ बढ़िया है 55 तो लेकर आएगा नंबर आराम से। ठीक, और जो और बढ़िया स्टूडेंट है वो 55 से ऊपर ही लेकर आएंगे। अब कोई कोई तो मतलब 60 भी ले आएगा, चलो 60 तो नहीं ला सकते माने, क्योंकि एक आध क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो ही जाता है, लेकिन 55 तो आप टारगेट करो ही, क्योंकि फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर बच्चे कितने, ये बच्चे मतलब 40 क्वेश्चन जीके के, तो फिर जीके में अगर आप मानो 20 क्वेश्चन 20-25 नंबर भी ले आए, तो जब भी आपका सीबीटी 1 क्लियर होने की चांस बन जाएंगे, क्योंकि सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग ही है। ठीक, और जिन बच्चों का मैथ रीजनिंग मतलब मैथ जिनका वीक रहता है ना, उनसे पूछ के देखो एक बार, क्योंकि जब मैथ ही वीक है
ठीक, तो मैथ में नंबर नहीं ले पाते। जब मैथ में नंबर नहीं आ पाते तो देखो जीके जो है हमारा, तो जीके में तो सबके सेम से ही नंबर आते हैं। मानो ऐसा नहीं है कि जीके में कोई ज्यादा पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके नंबर अच्छे ही आएंगे, क्योंकि इसमें लक भी डिपेंड करता है कभी कभार जीके में। ठीक, जीके में कोई श्योर होकर ये नहीं कह सकता कि 40 में से मैं 30 नंबर ले ही आऊंगा। ठीक, मानो कितना ही पढ़ने वाला हो तो ये श्योर होकर नहीं कह सकता। ठीक, कुछ पता नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि कोई ज्यादा पढ़ रहा है उसके तो आगे 25 नंबर जीके में, और कोई कम पढ़ा जिसने जीके उसके आगे 30 नंबर। ठीक, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। जिसपे जिसने मैथ की ठीक ठीक तरीके से प्रैक्टिस की है वो लेके ही आएगा स्कोर बढ़िया अच्छा खासा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात दिया है 3:7, उनका लघुत्तम समापवर्ती है, यानी एलसीएम दिया है 231, छोटी संख्या में बतानी है। ठीक, देखो छोटी संख्या तो हमारी 3 के मल्टीपल ही होगा ना। अगर हम डायरेक्ट भी चेक करें 3 का मल्टीपल देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही तो मल्टीपल है 3 का ये रहा, तो इसे तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ऑप्शन से हो जाएगा। चलो मैं करके भी बता देता हूँ। देखो दो संख्या हमने मान ली, पहली संख्या 3x और दूसरी मान ली 7x। अगर मैं इनका एलसीएम की बात करूं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा कॉमन, 3 सत्ते 21, तो 21x आ गया क्या एलसीएम। तो हमें क्या दिया है, जो एलसीएम है वो कितना दिया है हमें, ये दिया है 231 ये। ठीक, तो यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 231/21 ये। ऐसे काटेंगे 21 से, 21 एकम 21, और फिर यहाँ बचेगा 2, यानी 21 एकम 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11। ठीक, और छोटी संख्या क्या दिया है हमें 3x, ये हमें बतानी है। 3x की वैल्यू क्या आ गई 11, तो क्या होगा 11 3 33, देखो यही आया ना, ये रहा 33। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें ऐसे दिए हैं कि हमारा ऑप्शन से ही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब कह रहा है जो अंकित मूल्य है यानी मार्क प्राइस, वो अगर हमने 100 मान लिया तो उसका 75% क्या है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस, वो है 75%। तो 100 का 75% 75 ही हो जाएगा ये। अब वो क्या कह रहा है, यदि 15% की छूट दी जाए, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर 100 पे हम 15% की छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा 85%, और 100 का 85% 85 हो जाएगा ये। अगर मानो इतने में बेची जाए कोई वस्तु, तो हमें बताना लाभ होगा या हानि होगी। तो देख सकते हैं हमारा जो क्रय मूल्य था वो 75 है, और हमने बेची कितने की वस्तु 85 की, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, 10 रुपए का लाभ हो रहा है। 10 का लाभ हो रहा है हमें कितने पे, 75 पर। ये मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसे काटेंगे 25 चौका 100, उल्टा कर रहा हूँ, 25 चौका 100, और यहाँ 25 तिया 75। ठीक, ऊपर क्या आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो 10 चौक 40 अपॉन 3, इसे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 13 × 3 = 39, लगभग 13.33 के समथिंग आ जाएगा ये परसेंटेज। इतने का क्या हुआ, मैं लाभ हो रहा है। तो ये ऑप्शन कौन सा है इसमें, ये रहा 13.33% लाभ। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से ही करने होते हैं एग्जाम में हमें क्वेश्चन। अब है छठा क्वेश्चन ये। ठीक, तो ये इंग्लिश में नहीं लिखे, इससे आगे क्वेश्चन मुझे लगे इंग्लिश में टाइप है ही नहीं, ये रहे सारे हिंदी में। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो इसे कीजिए एक बार खुद करके देखना, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो एलिगेशन से हो जाएगा। ठीक, इसमें कह रहा है कि ₹8 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को ₹46 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को ₹75 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ हो। देखो इसे हम एलिगेशन से करते हैं। मतलब एक चीनी दिया हमें ₹78 पर केजी है, दूसरी जो चीनी दी है वो दिया हमें ₹46 पर केजी। हमें बताना है, मतलब अगर हम इन्हें मिलावे किस अनुपात में मिलाएं ताकि हम ₹75 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर हमें 20% का लाभ हो रहा। तो पहले हम इससे लाभ हटाएंगे यहाँ से, क्योंकि ₹75 में जब हम बेच रहे हैं तो 20% लाभ के साथ बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये 120% की वैल्यू है। अगर हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालें, ठीक, तो क्या आ जाएगी 75 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 100, इसे करेंगे यानी 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 के अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 27, आगे 275 अपॉन 6। ठीक, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 चौक 24, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 37 आएगा यहाँ। ठीक, और यहाँ इसे डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36 और 1 37, यानी 6 दूनी 12, 3 15, यानी 6 पंजे 30।
तो कितना आ गया हमारा 62.5। तो 62.5 में हम देखेंगे तो हमें कोई लाभ या हानि नहीं होगी, तो हमें वही वैल्यू निकालनी है 62.5। क्योंकि जो रुपये 75 है, इस बात का ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करेंगे यहाँ 75 करेंगे और सीधा एलिगेशन लगा देंगे। नहीं, हमें बोला था इसमें 75 रुपए बेचने पर तो हमें 20% का लाभ हो रहा है, तो पहले हम इसका वो वैल्यू निकालेंगे जहां हमें लाभ या हानि नहीं हो रही कुछ भी। ठीक, तो वो कितनी आई है हमारी 62.5। अब यहाँ से हम एलिगेशन लगा देंगे। ठीक, इस प्रकार 78 में से 62 पॉइंट जाएंगे तो कितने बचे, यानी कि 7.5 और 8, 8, 7, 15.5, ये बचे 15.5। ठीक, अगर 62.5 में से 46 घटाएं, यानी 46 4 50 और 12.5, 12 4 16.5, तो आ जाएगा 16.5। ठीक, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देंगे, यहाँ बचेगा 165 और 155, यानी ये 165 रेसो 155। अगर इसे हम 5 से काट लें तो कट जाएगा 5 या 15, 1 16, 5 या 15, फिर अनुपात 5 या 15, 5 एकम 5, तो यही आ रहा है ना। ये आगा हमारा इस रेशो में हमें मिलाना चाहिए, यानी 33:31, जो कि दिया है ऑप्शन बी में, यानी 33:31। ठीक, तो बेहतरीन क्वेश्चन, एलिगेशन से क्या जा सकता है ये क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए, एक बार खुद कीजिए इसे। स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इसमें यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यका का अनुपात दिया है 4:5, तो इसके बहुलक और माध्यक का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। जो हमारा बहुलक होता है, बहुलक यानी कि मोड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3 माध्यका, माध्यका कहते हैं मीडियन को, -2 माध्य, 2 मल्टीप्लाई माध्य। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम बहुलक निकाल लेंगे, यानी कि मोड निकाल लेंगे। ठीक, क्योंकि हम मान सकते हैं जैसे ये दिया था हमें माध्य और माध्य का। ठीक, तो हम इन्हें 4x और 5x मान सकते हैं। ठीक, माध्य हो जाएगा हमारा 4x और माध्य का हो जाएगी 5x। तो यहाँ से अगर हम बहुलक निकालेंगे मोड, तो 3 मल्टीप्लाई माध्य का कितनी है हमारी 5x, -2 मल्टीप्लाई माध्य कितना है 4x। ठीक, तो यहाँ से हमारा मोड आ जाएगा कितना, यानी बहुलक 3 पंजे 15x, मोड कहते हैं बहुलक को इंग्लिश में, -2 चौके 8x। ठीक, तो 15x में से अगर 8x जाएंगे तो बचेंगे 7x। तो ये क्या आ गया हमारा बहुलक। हमसे क्या पूछा है, बहुलक और माध्य का अनुपात पूछा है, तो बहुलक और माध्य का, तो बहुलक तो आ गया हमारा 7x, इनका अनुपात पूछा है किसका, माध्य, माध्य कितना हमारा 4x। ये x खत्म, तो कितना बचा 7:4। तो 7:4 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए। इसमें कह रहा है कि 750 मीटर की एक गोलाकार दौड़ में x और y एक ही बिंदु से और एक ही समय पर क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो वे कितने समय बाद मिलेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि देखो एक ट्रैक है, ठीक, 750 मीटर का, इसमें एक्स और वाई एक ही बिंदु से दौड़ रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक, एक ही बिंदु से और एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं एक्स और वाई। ठीक, और एक्स की जो स्पीड दी है वो दी है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और जो वाई है उसकी स्पीड कितनी दी है 13.5 किलोमीटर पर आवर ये। ठीक, अब देखो अगर मानो वो एक तरफ ही दौड़ रहे हैं एक ही दिशा में, तो जो इफेक्टिव स्पीड है हमारी वो कितनी आ जाएगी, 13.5 में से 9 हम घटा देंगे। ठीक, इफेक्टिव स्पीड यही आती है, मानो जैसे ये कोई मतलब ट्रैक या सड़क कुछ भी कह लो। ठीक, एक व्यक्ति मानो 10 की स्पीड से इधर दौड़ रहा है। ठीक, और दूसरा व्यक्ति है वो 8 की स्पीड से इधर दौड़ रहा है। ठीक, और इनकी हमें इफेक्टिव स्पीड निकाले, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो 10 में से 8 2 आ जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार यहाँ अगर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो इनकी जो इफेक्टिव स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, ठीक, वो आ जाएगी कितनी 13.5 में से जब 9 घटाएंगे इनका डिफरेंस, यानी कि 4.5, तो स्पीड कितनी आ गई हमारे ये 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम निकालना हो कितनी टाइम बाद मिलेंगे। ठीक, तो 7 डिस्टेंस कितनी दी है, यानी कि 750 मीटर डिस्टेंस दी है। ठीक, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है
यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड लिख देंगे नीचे, ठीक। तो जो कि हमारी कितनी आई थी 4.5, लेकिन ध्यान रखना ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें लिखनी है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर भी क्या है मीटर, ये डिस्टेंस। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, यही करते हैं हम। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक। अब इसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ, चलो मैं बताता हूँ इसे, यानी कि 750, ठीक। 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2 मल्टीप्लाई 5/18, ये ठीक। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी हो जाएगा 4, ठीक। 4 जाएगा ऊपर, यानी 4 चला जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या है फिर 750, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक। इतना टाइम आपको नहीं लेना है एग्जाम में। तो नीचे 5, 5 से काटेंगे तो 15 पंजे 75, 150 आ जाएगा, 150 की 4 में करेंगे तो 15 चौका 60, यानी 600। तो 600 क्या होगा हमारा सेकंड में आया है, सेकंड में, ठीक। तो 600 सेकंड में वो मिलेंगे, ठीक। मानो एक ट्रैक पे एक ही दिशा में अगर दौड़ रहे हैं, ठीक, तो 600 सेकंड बाद कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अगर मानो इसी क्वेश्चन में वो कहता कि अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, एक इधर में एक इधर दौड़ रहा है, ठीक, यानी कि विपरीत दिशा में, तो तब जो इनकी स्पीड आती ना वो इनकी जोड़ देते, यानी 13.5 में 9 जोड़ देते, जब आती इफेक्टिव स्पीड इतनी, यानी जोड़कर। अब वो एक ही दिशा में जोड़ रहे हैं तो इफेक्टिव स्पीड आएगी उनका अंतर, ठीक। इस बात का ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर, 600 सेकंड ये रहा। तो बेहतरीन क्वेश्चन, कीजिए इसे एक बार खुद कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचकर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखो बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब इसमें इसे तो हम सक्सेसिव परसेंटेज से कर सकते हैं, ठीक। कैसे, पहले 18% के लाभ, मतलब क्या कह रहा, 18% के लाभ पर उसने मतलब अंकित किया मूल्य, फिर उसने 10% की दी छूट। तो यहाँ सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इससे भी कर सकते हैं ऐसा तो, ठीक। यानी 18 माइनस 10, पहले 18 बढ़ाया 18% से, फिर 10% से उन्होंने किया कम, ठीक। प्लस तो माइनस के लेंगे क्योंकि 10% से जो कम कर रहा है, तो 18 माइनस 10 मल्टीप्लाई 100। अब इसे सोल्व करेंगे, 18 में से 10 जाएगा तो 8, माइनस आ जाएगा बाहर, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी। अरे यहाँ एक जीरो तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ 1.8, 8 में से 1.8 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 6.2, यानी 6.2। तो 6.2 का उसे परसेंटेज का क्या होगा, लाभ होगा। तो किस में दिया है, ये रहा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, ठीक। तो नीचे व्हाइट आ रहा है, ये चमक भी रहा है कि नहीं, ये कलर ज्यादा बेहतरीन चमक रहा है, ये वाला। हेलो, कौन सा कलर बढ़िया चमक रहा है, व्हाइट या ये, दोनों एक से, तो कोई बात। देखो इसका दूसरा तरीका और मैं बताऊं, आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो। मानो उसका हमने क्रिया मूल्य मान्य 100 रुपए, उसने क्या कही, मतलब उसने 18% से सब बढ़ा दिया, ठीक। तो वो हो जाएगा 118। फिर उसने कहा इस पे दी उसने 10% की छूट, अगर 118 का मैं 10% निकालूं, यानी ये 118 का क्या 10% अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 11.8 ये, तो 11.8 की उन्होंने दी छूट, ठीक। तो जब 118 में से हम 11.8 घटाएंगे तो क्या जाएगा, यानी कि 106.2, तो 106.2 आ जाएगा ये। तो इतने का आ जाएगा। तो पहले हमारी कितनी थी 100 रुपए थी, और अब वो कितने हो गए 106.2, यानी 6.2 से वो बढ़ गई, तो इतने का लाभ हो रहा है। अगर इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो वो ही आएगा ये, क्योंकि 100 तो हमने ऑलरेडी माना ही है ना, तो 100 कट जाएगा तो क्या आएगा 6.2%। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक। नहीं तो मेरा मानना तो ये है इससे कीजिए, ठीक। ये बेहतरीन है तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए इसे। देखो इसमें कह रहा है कि 1/6 इंटू, मतलब 1/6, 4/15 और 5/9, 7/27 और 8/3 का एलसीएम निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, यानी ये दिया है मैं 1/6 और 4/15 और 5/9 और 7/27
ठीक, और 8/3 इनका निकालना है एलसीएम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, मतलब एलसीएम या एचसीएफ। तो एलसीएम की बात करें तो जो ऊपर वाले डिजिट हैं इनका निकाल दो एलसीएम, और जो नीचे वाले डिजिट हैं इनका निकाल दो एचसीएफ। ऐसे निकलेगा हमारा एलसीएम। और इसमें बात करता है एचसीएफ की, तो ऊपर वाले का निकालते हैं एचसीएफ और नीचे वाले का निकालते हैं एलसीएम। ठीक, तो हम क्या एलसीएम किसका निकालेंगे, हम ऊपर वाले का, यानी एलसीएम किसका, 1, 4, 5, 7 और 8 इनका एलसीएम बटे एचसीएफ किसका निकालेंगे, 6, 15, 9, 27 और 3 इनका एचसीएफ। अब देखो कीजिए, एलसीएम अगर इसका निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 7 दूनी 14, 140, तो इसका एलसीएम आएगा 280। तो एलसीएम तो आपका आते ही होंगे निकालने, तो कितना आ जाएगा, 280 इसका एलसीएम आएगा। ठीक, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखो 3 सब में कॉमन आ जाएगा, 3 सबसे छोटी वैल्यू है, 3 नाम 27, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो 3 ही आ जाएगा इसका एचसीएफ। तो ये आ गया, ये दे रखा ना उस समय, यही है, यानी 280/3। ठीक, तो 280/3 किस में है, ये रहा ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अब इसमें मैं एक बात और बता दूं, एक चीज का और ध्यान रखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में। और जैसे फ्रैक्शन यहाँ 1/6 दिया है, मानो 1/6 ना दे करके फ्रैक्शन अगर दे देता है यहाँ, यानी कि 3/18। ठीक, तो जब भी आप ऐसे करते, लेकिन नहीं, अगर कोई फ्रैक्शन इस प्रकार दिया जो कट जाए, जैसे अभी तो कट सकती है ना, 3×18, इसे हम 1/6 लिख सकते हैं ना, तो पूरी फ्रैक्शन को काटेंगे पहले, सबसे पहले, जब उनका बाद में निकालेंगे एलसीएम या एचसीएफ। इस बात का भी ध्यान रखना, आप ऐसे ही नहीं कर देना कि 3/18 दी है तो आप सीधा कर दो कि मतलब इनका एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल दो, तो गलत आ जाएगा। सबसे पहले फ्रैक्शन को कंप्लीट तरीके से काटेंगे जितनी वो कट सके, जैसे 3×18 तो यहाँ हो जाएगा 1/6। तो इन फ्रैक्शनों को भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभार क्वेश्चन में वो इस प्रकार की फ्रैक्शन भी दे देता है जो पूरी तरीके से कटी नहीं हुई, तो सबसे पहले उसे काटेंगे जब निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, इसमें कह रहा है यदि किसी नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 135 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, यानी पॉलीगन का क्वेश्चन है, इंटरनल हमें एंगल दिया है। देखो इसमें मैं बताता हूं, यानी जो आंतरिक कोण होता है, यानी इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, यानी n माइनस क्या फॉर्मूला होता है, मैं खुद, n माइनस 180। देखो इसका मैं पहले बताता हूँ, इसका देखो, या तो आप इससे कर लो, दूसरा तरीका बताता हूँ, अभी मेरे फॉर्मूला दिया ध्यान नहीं है, मैं खुद रिकॉल नहीं कर पा रहा। या तो आप इससे कर सकते हो, मतलब जैसे इंटरनल एंगल, यानी कि जो इंटरनल एंगल है, जो एंगल है इंटरनल, ठीक, अब प्लस अगर मैं एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल अगर इन्हें जोड़ दूं तो 180 होता है। ठीक, तो मैं बता दूं इंटरनल एंगल यानी अंतर आंतरिक कोण किसे कहते हैं। जैसे कोई भी पॉलीगन है इस प्रकार का, ठीक, ये दिया है, तो ये जो होता है ये होता है बाह्य कोण, जिसे हम एक्सटर्नल एंगल कह सकते हैं, और जो ये अंदर का होता है ये होता है आंतरिक कोण। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा और इन्हें दोनों को मैं जोड़ दूं तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा है। ठीक, मानो जैसे ये दिया है x, ठीक, और इसे मैं सीधा कर दूं, ये दिया है मैं 50, मैं x को निकाल सकता हूँ ना आसानी से, कैसे, तो पूरा तो हमारा 180 है, अगर 180 में से 50 घटा दो तो यही बचेगा 130। तो इस प्रकार ही ना ध्यान रखना। ठीक, तो आंतरिक कोण यानी एंगल इंटरनल वाला, और एंगल, अब भी क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल एक्सटर्नल वाला, उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से अगर हमें आंतरिक कोण दिया है 135, ठीक, यहां से हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं। बिल्कुल मैं मतलब फॉर्मूले से कर रहा हूँ बिल्कुल, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कैसे किया जा रहा है सवाल। ठीक, चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, कैसे, 180 में से 135 घटाऊंगा 45, ठीक, और 360/45 सीधे आ जाएगी भुजाओं की संख्या। ठीक, तो 180 माइनस 135 ये, ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, बाह्य कोण आ गया कितना, 180 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 45, तो ये आ गया बाह्य कोण। तो एक सीधा फॉर्मूला होता है, देखो क्या, ये यानी 360 बटे बाह्य कोण, ये यहाँ रहता है नीचे बाह्य कोण,
यहाँ होता है भुजाओं की संख्या, यानी n लिख लो चलो सीधा। तो ये भुजाओं की संख्या का निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है। अब इससे कर देंगे हम, यानी 360 बाह्य कोण क्या हमारा 45, अब 45 से काटेंगे तो 45 दूनी 90, 9 चौक 36, तो आ जाएगा 8। तो हमारे भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। तो आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक, तो वो आपकी मर्जी। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, जो आंतरिक कोण का जब मैं लिख रहा था फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, देखो वो होता है ये, n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n, ठीक, ये होता है। और n क्या है हमारा? भुजाओं की संख्या। तो आंतरिक कोण कितना दिया था हमें? 135 दिया था, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ n-2 180 अपॉन n, ठीक, n जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 135 n इज इक्वल टू 180 की इधर होगी तो 180 n माइनस 180 की दो में होगी तो 18 दूनी 36 यानी 360। देखो इधर 180 n है, इधर 135 है, तो 135 n इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 135 जाएंगे तो बचेगा 45 n, ठीक, और 360 आ जाएगा इधर का तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 360 के नीचे चला जाएगा हमारा 45 ये, तो देखो अब भी यही आया ना, तो यहाँ से हमारा भुजाओं की संख्या भी आ सकती है। 45 से अगर काटेंगे 360 को तो आ जाएगा 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 8। तो आप चाहो ऐसे कर लो, यानी आंतरिक कोण से, या आप चाहो बाह्य कोण से भी कर सकते हो इस वाले से, यानी कि 360 अपॉन यहाँ सीधा लिखो बाह्य कोण, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक। और बाह्य कोण आपको निकालना कैसे हो, मैंने आपको बता ही दिया। मानो अगर आंतरिक कोण दिया ये, उसे 180 में से घटा दो, जैसे आंतरिक कोण है 135 और मैं इसे 180 में से घटाऊंगा तो बाह्य कोण आ जाएगा, ठीक। तो उससे मतलब इससे जल्दी होता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसकी अपेक्षा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए इसे। ऑप्शन ए था इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 60 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसका मैं बेस्ट मेथड बताता हूँ आपको, चाहो तो आप इसे बेसिक से कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि जो हीरोज फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला, यानी एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है हमारी ये, यानी जो ए भुजा, ठीक, और एस जो है हमारा वो क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इससे कर सकते हो आप, ठीक, लेकिन ये तो हमारा लॉन्ग मेथड हो गया, ये तो बिल्कुल बेसिक से बहुत लंबा जाएगा इससे तो। अभी देखो इसका बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको, ये सीधा दिख रहा होगा, ट्रिपल एट है हमारी। ट्रिपल एट किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारा राइट एंगल होता है समकोण त्रिभुज, ठीक, ये जो समकोण त्रिभुज होता है ये, यानी कि ये भुजा मान लो ए दिया है, यहाँ बी दिया है, ये के दिया है, तो इसमें क्या पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या बनता है? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये जो हमारे होते हैं के और ए बी, इन्हें हम ट्रिपलेट कह देते हैं, ठीक। तो ये हमारी ट्रिपलेट बन रही है। अगर आपको नहीं पता कि ये ट्रिपलेट हमारी बन रही है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? देखो आप इनका रेशो निकाल लो, जैसे अगर इसे हम 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60, इसे 15 से काटेंगे तो 15 पंजे 75, इसे 15 से काटेंगे तो 15 ती 45। अब इन्हें चेक कर लो, क्योंकि छोटी वैल्यू आ गई, तो इन्हें तो चेक कर ही सकते हो कि नहीं, ये रेशो है, मतलब इन्हें चेक कर सकते हो कि ट्रिपलेट है कि नहीं। कैसे? बड़ी वैल्यू है, इसे लो 5 का स्क्वायर करो, अगर अरे छोटी वैल्यू है दोनों, इनका करो स्क्वायर और इन्हें जोड़ दो, तो देखो बराबर आएंगे कि नहीं। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 जोड़ेंगे तो 25, तो इसका मतलब ये हमारी ट्रिपलेट बन रही है। तो ये राइट एंगल है। जब राइट एंगल है तो राइट एंगल का जो राइट एंगल होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? मानो ये ए दिया भुजा, ये बी दी है, ठीक, ये के है, जो के होती है बड़ी वाली लेंथ होती है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये, यानी हाइट इंटू बेस, ये। तो इससे कर देंगे सीधे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई, एक भुजा ले लो 60, कोई सी भी मान सकते हो, यानी कोई सी भी बेस मान लो, कोई सी भी हाइट मान लो, क्योंकि जो बड़ी वाली भुजा ये तो हो जाएगी ये वाली, ठीक, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। और 45, तो कितना आसान हो गया, 2 से काटेंगे 30 बार, 30 मल्टीप्लाई 45। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना कि 3 पंजे 15 को 5 का हासिल, 3 चौक 12 13,
तो ये आ गया 1350। तो 1350 किसमें दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तो सबसे बेस्ट मेथड है ये, इस तरीके से करना। अगर आप हीरोज फॉर्मूले यानी जो भी मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें अगर वैल्यू पुट करके करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 मिनट प्लस ले जाएगा ये क्वेश्चन, जबकि ये 20-30 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, तो मेन बात तो यही होती है ना, हमें एग्जाम में देखना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे जल्दी से जल्दी हमारा आंसर आ जाए। नहीं तो अगर अब आप हर क्वेश्चन को बेसिक से करने बैठ गए तो बस मतलब टाइमिंग की तो वैल्यू होती है, तो ऐसा तो हमारा होगा ही नहीं। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीजिए इसे, एक बार खुद कीजिए। इसमें कह रहा है एक स्मार्ट टीवी 1,55,000 रुपए में खरीदा गया था। इसकी कीमत 35% अधिक अंकित की गई थी। इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया था। तो स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत क्या था? अब देखो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, इसे तो हम बिगर इसके ही कर सकते हैं। देखो वो कैसे, चाहो तो आप इसे वही सक्सेस से परसेंटेज से कर सकते हो। कैसे? इस वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि पहले उसने 35% वैल्यू बढ़ाई, फिर उस पर छूट दे दी 20% की, यानी कि पहले उसने 35% क्या करा, बढ़ाई है, फिर उनने 20% घटाई है। ठीक, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला सीधा इसमें। तो ठीक, ओवरऑल फिर निकाल लेंगे कितना हमें बेनिफिट हुआ, यानी 35 माइनस 20 प्लस 35 मल्टीप्लाई माइनस 20 अपॉन 100। ठीक, 35 में से 20 जाएगा तो 15, माइनस आ जाएगा बाहर, तो 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, यहाँ बचा माइनस के 7, 15 में से 7 जाएगा तो 8। तो हमें 8% का क्या होगा, लाभ होगा, 8% का, जो कि है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ऐसे कर सकते हैं। आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। मानो हमने क्रिया मूल्य मान लिया 100, उसने 35% अधिक अंकित किया, तो इसका मतलब 135 हो जाएगा वो। फिर इसने इस पर दिया 20% की छूट, 13.5 का, ओ सॉरी 135 का अगर हम 20% निकालें तो 10 आ जाएगा, 13.5, 13 दूनी 26, 1 27। तो जब इसका आ जाएगा 27, 20% इसका कितना आ जाएगा 27। तो 27 अगर हम इसमें छूट देंगे तो 135 में 27 गए तो कितने बचेंगे, 108। तो 108 में बेच रहे हैं, यानी 100 की चीज हम 108 में बेच रहे हैं, तो 8 रुपए का हमें लाभ हो रहा है 100 पर, तो इसका मतलब 8%। ठीक, 100 पर अगर हम 8 का लाभ हो रहा है तो 8 मतलब इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो 8% ही आएगा ना, क्योंकि 100 तो हमने पहले मान ही लिया, 100 पर निकाल रहे हैं, कंपेयर 100 से कर रहे हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी कैसे भी कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे उससे कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए इसे। इसमें कह रहा है फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दिया है 15,855 रुपए। उनकी कीमतें 3:5:7 के अनुपात में है, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत, सबसे महंगी वस्तु की कीमत। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ज्यादातर बच्चे इसमें देखो कहाँ कंफ्यूज होंगे, मैं बता दूं। जब हमें उनका प्राइस यानी तीनों वस्तुओं की जो कीमत का जो प्राइस का जो रेशो दिया है वो दिया है 3:5:7 ये दिया है। अब बच्चे ज्यादातर क्या करेंगे, 3 और 5 8 7 15, 15 की वैल्यू ले लेंगे ये। लेकिन इसमें देखो ध्यान से देखो क्या बोला है, औसत मूल्य। औसत मूल्य का मतलब 3 और 5 8 7 15 बटे 3, औसत तो ये आएगा ना। ठीक, औसत आएगा ये, यानी 3 पंजे 15 यानी कि 5। तो जो 5 की वैल्यू दी है वो दिया मैं 15,855। ठीक, ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, सब 15 की वैल्यू मान लेंगे 855, 15,855 जो 15 की वैल्यू मान लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हमने क्या पूछा था, सबसे महंगी वस्तु की कीमत। तो सबसे महंगी वस्तु के जो रेशो है वो 7, तो 7 का हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी कि 15,855, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 5 जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 से। अब करेंगे देखो, 5 तिया 15, 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। ठीक, लास्ट में 7 आएगा। ठीक, तो लास्ट में 7 किसके आ रहा है, ये रहा ऑप्शन ए की, यानी 22,197। ठीक, कि 7 एकम 7 यूनिट डिजिट से करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 7। अब देखो इसमें मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। जब आपको पता पड़ गई थी कि 5 की वैल्यू हमें दी है और 7 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप सीधे भी कर सकते थे ऑप्शन को देखकर। वो कैसे, 5 की वैल्यू जब हमें 15,855 दी है, हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, 5 जो 7 से बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो इसका मतलब जो 7 की वैल्यू है वो 15,855 से तो बड़ी आएगी, क्योंकि 5 की वैल्यू जब हमें इतनी दिया तो 7 की तो इससे बड़ी आएगी ना 15,000 से। तो 15,000 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, वो रहा ये 22,000 वाला, और तो सब छोटे हैं ये 7,000 3,000 5,000। तो ये तो हो ही नहीं सकते तीनों ऑप्शन।
तो आप ऐसे भी कर सकते थे यही ऑप्शन को देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए इसे। देखो इसमें क्या बोला है, गेहूं और चावल के बीच मूल्य अनुपात, उनका प्राइस का रेशो दिया है 9:11, जबकि घरेलू उपभोग अनुपात यानी कि कंजप्शन का जो रेशो दिया है वो दिया है 11:13। तो चावल और गेहूं से संबंधित भी है, एक्सपेंडिचर का हमें अनुपात निकालना है। तो यानी जो प्राइस है उनका रेशो कितना दिया है, 9:11। ठीक, और जो कंजप्शन है यानी उपभोग, उसका रेशो दिया है 11:13। हमें निकालना खर्चे का अनुपात। जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। ठीक, मानो कोई चीज 5 रुपए की है और उसे हम 10 कंज्यूम कर रहे हैं, मानो 10 यूनिट, तो 10 पंजे 50, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा हमारा, 50। ठीक, तो यानी कि जो एक्सपेंडिचर है इनका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 11 रेशो 11 मल्टीप्लाई 13। 11 से 11 काट देंगे तो क्या बचा, 9:13। तो 9:13 किसमें दिया है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 15, 63, 21 और 70 से विभाज्य है। अब देखो ऐसा नहीं करेंगे हम कि पहले एक ऑप्शन को उठाएंगे, फिर 15 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 63 से, फिर 21 से, फिर 70 से, नहीं। आप देखो इसमें सिंपल सा देख सकते हैं। मानो हमने 70 ही पहले सबसे पहले वैल्यू ली, तो 70 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके लास्ट में 0 होगा, क्योंकि इसके भी तो लास्ट में 0 है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है, वो 630 वाला, जिसके लास्ट में 0 है। ठीक, तो और तो संख्या 70 से डिवाइड ही नहीं होंगी, तो ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए इसे। इसमें कह रहा है अमृत भगत से 3 गुना अच्छा काम करता है, इसलिए अमृत भगत से 50 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। मतलब जो अमृत है वो भगत से 3 गुना अच्छा काम करता है। मान लो भगत एक एक यूनिट काम करता है, तो इतने में 3 यूनिट काम कर लेता है, ये हो गया 3 गुना। ठीक, माना ऐसे भी कह सकते हैं, यानी भगत का कितना है, वो 3 गुना। ठीक, तो यहाँ से अगर हम ए बटे बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3:1। यही आया हमारा। तो ये क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी क्षमता। ठीक, अब क्या कह रहा है, इसलिए अमर अमर जो भगत से 50 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है भगत से। मानो भगत को मान लिया x दिनों में वो काम कर रहा है। ठीक, तो जो अमृत है वो 50 दिन कम में करेगा काम, यानी x-50। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क तो बराबर होगा और उन्हें इक्वल कर देंगे। यानी कि अगर इसका निकालें, यानी 3, इसकी एफिशिएंसी 3, इतने दिनों में ये काम कर रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई x-50, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक, अगर हम यहाँ से निकालें टोटल वर्क, यानी कि भगत जो है उसकी एफिशिएंसी है 1 और काम कर रहा है x दिनों में, यानी 1 मल्टीप्लाई x। ठीक, इन्हें अगर हम बराबर कर देंगे टोटल वर्क को, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 पंजे 15, 150, और यहाँ 1x, यहाँ 3x है, यहाँ x है तो इधर बचेगा 2x, इधर हो जाएगा 150। इसे 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। तो यहाँ से क्या आ गया, हमारी x की वैल्यू 75। हमें लेकिन क्या निकालना था, यानी कि अगर दोनों को साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालें, यानी कि 75 में से 50 जाएगा तो 25, ये कर रहा है 25 दिनों में काम और ये कर रहा है 75 दिनों में काम। ठीक, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो ये हमारा टोटल वर्क है, कोई सा भी, यानी ये भी टोटल वर्क है, ये भी, किसी में वैल्यू पुट कर दो। मानो इसमें वैल्यू पुट करें तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 75। दोनों मिलकर काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4, 4 से कर दो डिवाइड। जब 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, 3 7, 4 अट्ठे 32, 18.35, 18.75 के लगभग आएगा। 18.75, 75 नहीं 75, क्योंकि जो पॉइंट के बाद के जो डिजिट होते हैं ना, उन्हें हम एक एक करके बोलते हैं, एक साथ नहीं बोलते। इस प्रकार जैसे 18.75 नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैथ में हम बोलते हैं इस प्रकार 18.75। ठीक, 18.75 किसमें दिया, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इसी प्रकार कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, यानी समांतर श्रेणी से। कीजिए। इसमें कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया है 36 और 46। यदि इसके पदों का योग 574 है तो पदों की संख्या क्या होगी। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। देखो जो अर्थ मतलब सम ऑफ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है,
उसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि पदों का योग का, वो क्या होता है, वो होता है ये n/2 a प्लस l। दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक, एक तो ये होता है और एक ये भी होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक, लेकिन जब हमें यहाँ a जो है प्रथम पद है और जो l है वो अंतिम पद है, और जो n है हमारे ये है यानी कि पदों की संख्या। ठीक, तो हमें इसमें यही दिया है, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है, तो इसका मतलब ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसका नहीं करेंगे। अगर मानो डी होता है सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस दिया होता तो तब हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते। ठीक, तो ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो पदों का योग कितना दिया है 574 ये। ठीक, इज इक्वल टू एन, तो हमें निकालना है पदों की संख्या n/2, और जो हमारा प्रथम पद है वो दिया है 36 और जो लास्ट पद है वो दिया है 46। ठीक, 574 इज इक्वल टू n/2, 6 6 12 को 2 कहाँ से ले, 1 3 4 7 और 1 8। ठीक, यानी 574 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 41 पहुंच जाएगा नीचे, यानी कि ये 574 अपॉन 41 इज इक्वल टू n। 41 अगर इसे हम काटेंगे, अगर यूनिट डिजिट से करें तो 4 एकम 4 यानी कि यही आएगा 14। ठीक, क्योंकि 41 में अगर हम जब 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो 4 एकम 4, तो लास्ट में क्या आएगा 4, जो कि ये था। और एक ही ऑप्शन है इस प्रकार, 7 की करेंगे तो 7 आएगा, 5 की करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, तो हमारा n क्या आ जाएगा 14। नहीं तो आप सीधा डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे 41 एकम 41 कितना बचेगा, फिर 16 बचेगा, 4 है ही, फिर इसे काटेंगे 4 बार, 41 चौका 164, 14 बार कट जाएगा। ठीक, तो एग्जाम में हमें यही नहीं देखना पड़ता कि क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना है, नहीं, ऑप्शन के हम बार बार हेल्प लेते रहेंगे। ठीक, क्योंकि जितने ऑप्शन से हमारा आंसर जल्दी आ जाता है, कभी कभार हमें ऑप्शन से ही पता पड़ जाती है कि इसका आंसर यही आएगा। ठीक, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है। ठीक, प्रैक्टिस सेट का भी तो मतलब यही होता है कि प्रैक्टिस सेट मतलब क्वेश्चन तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। ठीक, मॉक तो आप खुद भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि हमारी अप्रोच क्या है और मेरी अप्रोच क्या है, मैं किस अप्रोच से कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक, और मानो अगर आप अभी आपने अभी 4-5 महीने से मानो तैयारी कर रहे हो, ठीक, अभी आपने ज़्यादा एग्जाम दिए भी नहीं हैं, तो ऑप्शन से तो आप पे क्वेश्चन होंगे भी नहीं। ठीक, मानो आप कितना ही सीखो, जब तक आप कई एग्जाम नहीं दे लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक नहीं लगाओगे, ठीक, और मॉक में भी आप ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करोगे, तो आप पे कभी नहीं होंगे इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व, आप पूरा ही आंसर निकालोगे। ठीक, जो कि ये नहीं करना पड़ता हमें एग्जाम में, एग्जाम में हमें सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ टाइम की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कि बहुत लेंथी होते हैं। ठीक, अगर आप उन्हें करने बैठ गए तो वो लगभग 2-3 मिनट ले जाएँगे, उससे भी ज़्यादा। लेकिन ऑप्शन से वो 20 सेकंड में हो जाते हैं। उनके ऑप्शन अगर देखो तो इस प्रकार बने होते हैं कि वो 20 सेकंड में ही हो जाते हैं। ठीक, मानो जैसे मैं आपको बता दूँ, चलो जैसे मानो कोई सिलेंडर दिया है, उसमें उसका आयतन पूछा है और बड़ी-बड़ी वैल्यू दे दी। ठीक है, और जो ऑप्शन है, ऑप्शन इस प्रकार दे दिए। ठीक, मानो ऑप्शन को 4 ऑप्शन दिए हैं ये, और उन 4 ऑप्शन में एक जो ऑप्शन है वो है 11 का मल्टीपल। ठीक, तो जो 11 का मल्टीपल होगा ना वही हमारा आंसर होगा, और ये 3 जो ऑप्शन है ये 11 का मल्टीपल है ही नहीं। अगर हम सोल्व करने बैठ गए तो बहुत लंबा हो जाएगा, और हमने शुरू में ही चेक कर लिया कि 11 का मल्टीपल कौन सा था, ऑप्शन ए था, तो हम इसे टिक टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारा आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो पाई आता है इसमें, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, 22 जो होता है वो होता है 11 का मल्टीपल। इसका मतलब जो हमारा जो आंसर आएगा वो भी 11 का क्या आएगा, मल्टीपल आएगा। ठीक, मैं बिल्कुल आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, कि मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको मानो कुछ नहीं पता, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, हालांकि ये चीजें आप पर आती ही होंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वह एक नकली बाट का इस्तेमाल करता है जो 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम वजन तोलता है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि लागत मूल्य पर बेचने का वादा कर रहा है वो, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है। जैसे 900 ग्राम वो वजन तोल रहा है 1000 किलोग्राम के बजाय, तो उसे लाभ बताना कितना हुआ। देखो उसने कितने बचाए, उसने 100 ग्राम वो बचा रहा है, कितने पर, 900 पर बचा रहा है, मल्टीप्लाई 100, यहाँ से हमारा आ जाएगा लाभ परसेंट।
तो इस तरीके से करना है। लेकिन बहुत बच्चे इसमें देखो गलती कहाँ करेंगे, वो 100 ग्राम का उससे फायदा हो रहा है वो कर देंगे 1000 पर, जबकि 1000 नहीं करना, क्योंकि जो जिस 900 ग्राम तो उसने दिए ना, तो 900 ग्राम पर उसे लाभ हो रहा है 100 ग्राम का, इस बात का ध्यान रखना, 1000 ग्राम पर नहीं हो रहा। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 100/9। ठीक, 100/9 का मतलब 11.11%। तो 11.11 किस में दिया है, ये ऑप्शन 20 में दिया है 11.25, 11.25 नहीं है, ये है 11.11%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, इस बात का ध्यान रखना, बात जो मैंने बताई है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं वो 1000 पे निकाल देते हैं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं सिली मिस्टेक इस प्रकार के, और वो क्या करेंगे, मानो 100 ग्राम का उसे लाभ हो रहा था 1000 पे निकाल देंगे, इस प्रकार निकाला मल्टीप्लाई 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिया और 1 जीरो से 1 खत्म हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 10% का लाभ। और क्या करेंगे, ऑप्शन सी मारेंगे ना 10% का लाभ, और कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, हमने तो बिल्कुल सही करा, जो कि रोंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को ₹19.5 में बेचकर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 30% का लाभ हो। बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी अभी शायद ये एएलपी का क्वेश्चन है, पता नहीं एएलपी का पता नहीं जेई का है रेलवे का ही किसी का, या तो मुझे लगा ये शायद उसका दिखा है, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से, मुझे पक्का तो पता नहीं है, पर है ये उसका ही, रेलवे का रिसेंट में जो एग्जाम हुए उनमें से मैंने ठाया है किसी में से। देखो इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 19 पॉइंट बेच, यानी कि ₹19.5 में बेचकर उसे 10% का लाभ हुआ, यानी कि जो 19.5 में उसने बेका ना, उसे 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 110% की क्या है वैल्यू। ठीक, अगर यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 19.5 बटे, यहाँ पहुंच जाएगा नीचे 110, यानी 11 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10। ठीक, और यहाँ से हम करेंगे तो आ जाएगा 195/11। ठीक, तो एक्चुअल में उसकी कीमत इतनी थी। अब ये क्या कह रहा है, उसे विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 30% का लाभ हो। ठीक, अगर इस पर हम 30% का लाभ निकालें, यानी 130% की अगर हम वैल्यू निकालें, ठीक, तो क्या आएगा 195/11, यहाँ से 130% यानी 130/100, यानी कि 13/10 ये आ जाएगा। अब इसे करेंगे अगर हम, देखो पॉइंट पहुंच जाएगा यहाँ, यानी कि 13 पंजे 65 को 5 का हासिल 6, और 13 निम्मा 117 6, 123 को 3 का हासिल 12, 13 कम 13 12 25, और नीचे है हमारा 110, पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और 11 से कर देंगे इसे डिवाइड। ठीक, तो 11 से यानी 11 दूनी 22, 3 11 33, यहाँ पॉइंट आ गया, फिर 50 मतलब 5 और 0 लास्ट में, तो यानी 11 चौक 44 ये आ जाएगा। ठीक, 23.04 ये आ गया हमारी, जब तो उसे 30% पे बेचेगा वो, तो देखो 30% लाभ पर अगर वो वस्तु को बेचता तो इतने रुपए की जाती 23.04 की, और जब वो 10% के लाभ पर बेच रहा था वो थे 19.5। ठीक, तो हमें क्या पूछना कितना उसे बढ़ाना चाहिए, तो यानी कि उसे कितना बढ़ाना चाहिए, यानी कि 23.04 में से अगर हम 19.5 घटा दे, ठीक, तो इतने रुपये से बढ़ाने चाहिए, तो घटाएंगे, यानी कि 4 में से 0 गए 4, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 22, 22 में से 19 के 3, तो 3.54, तो 3.54 किस में आ रहा है, ये रहा लगभग समथिंग 3.55 के, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक, तो इस तरीके से करना था, बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, चाहूँ तो मैं इसे डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ। देखो वो कैसे, जब 110% की वैल्यू दिया 19.5, हमें निकालनी है 130% की वैल्यू, तो यहाँ से सीधे निकालेंगे, यानी 130% की वैल्यू जब हम सीधे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, यानी कि ये 19.5 नीचे जाएगा 13 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 11 से, ये आ गई सीधी 130% की वैल्यू, तो ये आ जाएगी। अब इसे घटा सकते हैं। ठीक, लेकिन मैंने आपको इस तरीके से बताया जिससे कि आपको पता पड़ जाए बिल्कुल बेसिक से। अब देखो हमारे 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट यही था, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। ठीक, और आपको समझ में बढ़िया तरीके से आ रहा होगा, और कुछ समझ में ना भी आ रहा है तो रिपीट कर लिया करो। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, आप लगातार अपने मॉक देते रहिए, अपनी तैयारी बिल्कुल एक अच्छे लेवल पे ले जाइए, जिससे कि आप बेहतरीन से बेहतरीन बढ़िया तरीके से स्कोर लाए और आपका CBT 1 क्लियर हो जाए, क्योंकि CBT जो 1 है ये क्वालिफाइंग है,
ठीक, एक्चुअल जो मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना है वो सीबीटी 2 पर देना है और सीबीटी 2 भी कुछ नहीं होता, सेम क्वेश्चन आते हैं बस जो एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता, लेवल नहीं बढ़ता मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं बस और कुछ नहीं होता। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।